गर्मियों की छुट्टियों में हम नानी के गांव गए थे। पुराना घर, मीठी हवा और फिर वो अंधेरा कमरा जहां सदियों से बंद अलमारी थी। मैंने अलमारी खोली और उसमें मुझे एक छोटा सा जूता मिला, ठीक मेरे ही नाप का, पर लाल रंग का। और उसके अंदर एक मुरझाया हुआ फूल जो सिर्फ मेरे भाई के गुजरने की तारीख को खिलता था। मेरा भाई, जिसे मैंने कभी देखा नहीं था, जो जन्म के कुछ ही घंटों बाद मर गया था। मेरा नाम आरव था। मैं 12 साल का था। शहर की भीड़ और शोर से दूर नानी का गांव मुझे एक अजीब सुकून देता था। फिर भी एक अनजानी बेचैनी रहती थी। मैं अक्सर अपनी किताबों में खोया रहता था, पर गांव की शांत हवा में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन करता था। नानी हमेशा कहती थी, बेटा, उस पुराने कुएं के पास मत जाना, वो मनहूस जगह है। पर उन्होंने कभी वजह नहीं बताई थी। मुझे लगा ये बस एक पुराना अंधविश्वास है, ठीक उस अनसुनी आवाज की तरह जो कभी कभी रात में पेड़ों की सरसराहट में घुल जाती थी। उस लाल जूते को छूते ही मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। अजीब सी ऊर्जा मुझे अपनी ओर खींच रही थी। वो सिर्फ एक पुराना जूता नहीं लग रहा था, जैसे उसमें कोई सांस ले रहा हो। रात को मैं गहरी नींद में था जब मैंने एक सपना देखा। मेरे सपने में एक छोटी बच्ची थी जिसने बिल्कुल मेरे ही जैसे लाल कपड़े पहने थे, वही रंग जो जूते का था। वो मुझे हाथ के इशारे से बुला रही थी और उसके पीछे घना जंगल था, जहां से होकर वो मुझे उसी कुएं की तरफ खींच रही थी जिसका जिक्र नानी करती थी। बच्ची खिलखिलाकर हंस रही थी। उसकी हंसी इतनी मीठी थी कि उससे मेरा दिल पिघल गया, पर उसमें एक भयानक खामोशी भी छिपी थी। जैसे ही हम कुएं के पास पहुंचे, बच्ची रुकी और मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर, जहां आंखें होनी चाहिए थी, सिर्फ एक काला गहरा धब्बा था, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से मिटा दिया हो। उसकी हंसी अब एक भयानक फुसफुसाहट में बदल गई थी। तू भी आएगा मेरे पास? मैं चीखता हुआ उठ बैठा। मेरा गला सूख गया था और चीख मेरे होठों तक आकर अटक गई थी। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें थी और कमरा भयावह रूप से शांत था, पर मुझे उस बच्ची की फुसफुसाहट अब भी अपने कानों में गूंजती महसूस हो रही थी। अगली सुबह मैं उठा तो मेरे दिल में उस सपने का डर अभी भी बैठा हुआ था। मैंने फैसला किया कि मैं नानी से उस कुएं और उस लाल जूते के बारे में पूछूंगा। जब मैंने उनसे बात की तो नानी का चेहरा पीला पड़ गया। वे टालमटोल करने लगी। बेटा, वो सब पुरानी बातें हैं, तुम उन पर ध्यान मत दो। पर उनकी आंखों में एक अनजाना डर था जिसने मुझे और बेचैन कर दिया। मुझे लगा कि वे कुछ बहुत बड़ा छिपा रही है। उस दिन दोपहर में मेरी जिज्ञासा डर पर हावी हो गई। मैंने नानी से छिपकर उस कुएं की तरफ जाने का फैसला किया। रास्ता पेड़ों और झाड़ियों से भरा था और हवा में एक अजीब सी घुटन थी। जैसे ही मैं जंगल में घुसा, मुझे बच्चों के खिलखिलाने की आवाजें सुनाई दी। मुझे लगा गांव के बच्चे खेल रहे होंगे, पर जब मैंने देखा तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ पेड़ों के बीच से आती एक रहस्यमयी फुसफुसाहट थी जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। कुएं के पास पहुंचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े मैले थे। जब वो मुड़ी तो मेरी सांस अटक गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, जैसे उसने कभी किसी रोशनी को देखा ही न हो। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, बस एक खाली भयानक अंधेरा था। उसने मुझे देखा और अपने सूखे कंकाली हाथ से मुझे पास आने का इशारा किया। उसकी आवाज पत्तों की सरसराहट जैसी थी, जैसे कोई मुरझाई हुई आत्मा बोल रही हो। आओ बेटा, पास आओ। उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी, पर मेरे अंदर का डर जाग उठा। मैं बिना सोचे समझे पीछे मुड़ा और अपनी पूरी ताकत से भागने लगा। उसकी खाली आंखों की छवि मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी। रात को मैं वापस आया। मेरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और दिल जोरों से धड़क रहा था। नानी ने मेरे चेहरे पर डर पड़ लिया था। वे चुपचाप एक पुरानी लकड़ी की संदूकची ले आईं। संदूकची में पुरानी तस्वीरें और कुछ पुराने दस्तावेज थे। मेरी नजर एक धुंधली तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में नानी थी, दादी थी और उनके साथ एक तीसरी औरत थी। वही बूढ़ी औरत जो मैंने कुएं के पास देखी थी। उस बूढ़ी औरत की गोद में एक नवजात शिशु था जिसे वो प्यार से देख रही थी। तस्वीर के पीछे दादी की लिखावट में लिखा था, हमारी तीनों बहनों की खुशी हमारी छोटी छाया के साथ। पर मुझे तो हमेशा बताया गया था कि दादी की सिर्फ एक ही बहन थी, मेरी नानी। ये तीसरी बहन कौन थी और नवजात शिशु कौन था?
एक पल को मेरा दिल रुक गया। ये सवाल मेरे दिमाग में तूफान मचा रहे थे। नानी ने देखा कि मैं उस तस्वीर को देख रहा हूं। उनकी आंखें भर आई। आरव, वे फुसफुसाई, अब तुम्हें सब जानना होगा। नानी ने गहरी सांस ली और बताना शुरू किया। उनकी आवाज थरथरा रही थी। बेटा, वो बूढ़ी औरत मेरी और तुम्हारी दादी की सबसे छोटी बहन थी। छाया, वो बचपन से ही थोड़ी अलग थी। उसमें कुछ अजीब शक्तियां थी। गांव वाले उसे अजूबी कहते थे। बड़े होकर उसने काला जादू सीखना शुरू कर दिया। उसकी शक्ति बढ़ गई, पर उसका मन शैतानी हो गया। वो अमरता पाना चाहती थी। मेरी सांस अटक गई। और मेरा भाई? मैंने हिम्मत करके पूछा। नानी की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हारा भाई रोहन, वो जम के कुछ ही घंटों बाद नहीं मरा था। आरव, छाया ने उसकी आत्मा चुरा ली थी। उसने रोहन की आत्मा को अपनी अमरता के लिए उपयोग किया, ताकि वह अपनी शक्तियों को और बढ़ा सके। वो लाल जूता और वो मुरझाया हुआ फूल रोहन की आत्मा का एक अवशेष मात्र थे, उसकी आत्मा का आखिरी बंधन। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मेरा पूरा अस्तित्व हिल गया था। मेरा भाई जीवित था, एक आत्मा के रूप में, एक क्रूर डायन के हाथों में। पर वो कहाँ है? मैंने पूछा। वो अब भी जीवित है, पर सिर्फ उस कुएं के पास। उसकी शक्ति अब भी रोहन की आत्मा से जुड़ी है। वो अब बस एक प्रेत है जो उस जगह से बंधा है, पर उसकी शक्ति रोहन के कारण बनी हुई है। नानी ने कहा, और अब वो तुम्हें खींच रही है आरव। उसे शायद तुम्हारे अंदर रोहन की झलक दिख रही है। मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर पर एक अजीब सा खिंचाव पड़ रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही हो। यह छाया का बुलावा था। हमें उसे रोकना होगा नानी, मैंने दृढ़ता से कहा। पर कैसे? नानी ने मुझे एक प्राचीन कहानी सुनाई। एक ही रास्ता है आरव। छाया की शक्ति का स्रोत उसकी बचपन की कुछ चीजों में छिपा है। उन्हें नष्ट करना होगा। वो कुएं के पास है और अपनी पूरी शक्ति से तुम्हें बुला रही है। हम दोनों ने हिम्मत जुटाई। रात का अंधेरा गहरा हो रहा था और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे धरती अपनी सांस रोक रही हो। हम उस कुएं की ओर बढ़े, जहां से एक ठंडी भयानक हवा आ रही थी। जैसे ही हम कुएं के पास पहुंचे, मैंने देखा छाया वहां खड़ी थी। उसकी काली आंखें अब खून की तरह लाल हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और उसकी मुस्कान में नफरत और सदियों का दर्द छिपा था। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मैं अचानक से जमीन से ऊपर उठने लगा। मेरा शरीर भारी हो गया। आओ मेरे बेटे, मेरे पास आओ। उसकी आवाज हवा में गूंजी, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ बोल रही हों। नानी ने बिना देर किए एक प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज में शक्ति थी, पर छाया की शक्ति भी बढ़ रही थी। हमें उन चीजों को जलाना होगा, नानी ने चीख कर कहा। जल्दी। अलमारी में उसका छोटा सा झूला और एक रेशमी कपड़ा, उसके जन्म का। मेरे दिमाग में झूला और कपड़ा घूम गए, जो मैंने उसी अलमारी में देखे थे जहां मुझे लाल जूता मिला था। मुझे समझना था कि ये सब छाया के बचपन की चीजें थी, जिससे उसकी शक्ति बंधी हुई थी। नानी के मंत्र से मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। मैं छाया के खिंचाव से बचने की पूरी कोशिश करता हुआ पीछे हटा और पूरी ताकत से गांव के घर की ओर भागा। छाया की चीखें मेरे पीछे पीछे आ रही थी, पूरे गांव में गूंज रही थी, जैसे कोई आत्मा दर्द से बिलख रही हो। मैंने आंखें बंद कर ली, पर उन लाल आंखों की छवि मेरे मन से हट नहीं रही थी। मैं हाफता हुआ घर में घुसा। अंधेरे कमरे में मैंने लड़खड़ाते हुए उस पुरानी अलमारी की ओर दौड़ लगाई। मेरा हाथ कांप रहा था जब मैंने अलमारी खोली और अंदर से वो छोटा सा पुराना लकड़ी का झूला और एक रेशमी कपड़ा निकाला। वे अजीब सी ठंडे थे, जैसे उन पर सदियों की बर्फ जमी हो। छाया की चीखें अब और तेज हो गई थी, जैसे वो जान गई हो कि मैं क्या करने वाला हूं। मैंने एक पुराना दिया जलाया और कांपते हाथों से उन चीजों को आग के पास ले गया। जैसे ही आग की लपटों ने झूले और रेशमी कपड़े को छुआ, वे एक भयानक नीली लौ में जलने लगे। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे कुछ पुराना और बुराई जल रही हो। कुएं के पास से एक और भयानक अंतिम चीख सुनाई दी, जो इतनी जोरदार थी कि लगा जैसे पूरी धरती कांप उठी हो। फिर सब शांत हो गया। एक पल को मुझे लगा जैसे कोई हल्की सी हवा मेरे पास से गुजर गई हो, जैसे किसी आत्मा को मुक्ति मिल गई हो। ये मेरे भाई रोहन की आत्मा थी, जिसे आखिरकार आजादी मिल गई थी। मैंने गहरी सांस ली। गांव में शांति लौट आई थी। भयावह चुप्पी के बाद
अब चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। मैं नानी के पास लौट आया। वे मेरे पास आईं और मुझे गले लगा लिया। उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि राहत और प्यार था। वो चली गई बेटा, उन्होंने फुसफुसाया, हमेशा के लिए। मैंने राहत की सांस ली। मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। गर्मियों की छुट्टियां अब शांति से बीतेंगी और मैं अपने गांव वापस जा पाऊंगा, जहां सब कुछ सामान्य होगा। पर अगली सुबह जब मैं उठा तो सूरज की पहली किरण मेरे कमरे में पड़ रही थी। मैंने अपने तकिए के नीचे एक हल्की सी चीज महसूस की। मैंने देखा, वहां वही मुरझाया हुआ लाल फूल था जो मैंने अलमारी में पाया था। पर इस बार उस पर एक छोटी सी बूंद थी, जो ओस नहीं बल्कि आंसू जैसी लग रही थी। और दूर कहीं हवा में एक शिशु के रोने की बहुत हल्की सी आवाज गूंजी, इतनी हल्की कि लगा जैसे वो सिर्फ मेरे ही कानों को सुनाई दे रही थी। मैंने बाहर देखा। कुएं की दिशा से आती हवा में मुझे एक हल्की सी लाल चमक दिखाई दी, जो पल भर में गायब हो गई। क्या छाया सचमुच चली गई थी, या उसने अपने पीछे कुछ छोड़ दिया था? ये गर्मियों की छुट्टियां अब कभी खत्म नहीं होंगी। मेरी आंखों में एक अनजाना डर तैर रहा था और मुझे लगा कि ये सिर्फ शुरुआत थी।